वेलकम स्टूडेंट्स, नीट काउंसलिंग सेशन समाधान पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वापस आपके सभी क्वेरीज, आपके शंकाएं, समाधान, सब चीजों के आंसर देने के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। www.mcc.nic.in इस साइट पे जाकर के आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। चॉइस फिलिंग भी सब जगह पे शुरू हो चुकी है। देखते जाइए आप, अलग अलग जगह पे सब काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। स्टेट काउंसलिंग का प्रोसीजर फिर मैं बता दूं आपको। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आसाम में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, दिल्ली के अंदर, पंजाब में, यूपी में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, गुजरात में अभी तक होना शुरू बाकी है, राजस्थान में अभी तक बाकी है, मणिपुर में शुरू हो चुका है, मेघालय में शुरू हो चुका है, हरियाणा में शुरू हो चुका है, हिमाचल में अभी तक शुरू होना बाकी है, मध्य प्रदेश में स्टेट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की अभी बाकी है, वेस्ट बंगाल के अंदर स्टार्ट हो चुका है, उड़ीसा के अंदर स्टार्ट हो चुका है। हम आपको फिर बता दें कि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग सेशन भी शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर 41 मेडिकल की डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी तक पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके अंदर 5343 5343 मेडिकल की सीट्स और डेंटल के 34 डेंटल कॉलेज, जिसमें 2626 डेंटल की सीट्स अवेलेबल हैं। आपको एमसीसी की साइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अंदर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कॉलम है, जिसमें आपको जाकर के अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी चॉइसेस भरिए। यहाँ ये देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी चीजें बहुत ध्यान से देखने हैं। फीस का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स उसके सामने डिस्प्लेड है। एक बार आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन और बाकी सब चीजें कर दी, हम ये भी देखें कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं उसकी फीस हम देने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि एक बार अगर ये कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहां जाकर के लेना होगा, फीस जमा करनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन जमा करना होगा। अगर हम ये सब चीजें नहीं करते हैं तो हम आगे के फर्दर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 3 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आते हैं। बीएचयू अपनी 85% सीट्स इसी काउंसलिंग से भर रहा है। एएमयू अपनी 50% एक्सटर्नल काउंसलिंग से भर रहा है, और साथ में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा, वो भी इसी से ही अपनी सीट्स को भर रहा है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो तकरीबन 41 के करीब हैं, जिसमें 5343 सीट्स हैं। 34 डेंटल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर 2626 सीट्स हैं। आप चाहें तो उसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 11 तारीख की लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, 12 तारीख को आपको इसकी लॉकिंग करनी है। यहाँ पर एक बच्चा सूर्यकांत चौधरी ये लिखता है कि 542 पे मेरे कॉलेज के क्या चांस हैं। आप कौन से स्टेट के हैं पहले इसको स्पेसिफाई करिए। वर्धा की फीस उसमें बताई हुई है 1 लाख के करीब हाफ ईयर की फीस है। प्रशांत अग्रवाल ने ये बात बोली है, 1 लाख के करीब आ रही है उसमें भी। प्रशांत कुमारी अगेन बोल रहे हैं कि ओबीसी में बिहार का, आपके बिहार का बेटा अभी तक ओबीसी की लिस्ट नहीं आई है। ओबीसी की स्टेट लिस्ट जैसे ही आती है उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। सूर्यकांत चौधरी ने अपने आप को बताया है झारखंड के अंदर आपके जो मार्क्स हैं 586 पे ऑल इंडिया से 586, आप रैंक बोल रहे हैं या मार्क्स बोल रहे हैं, इसको रैंक को स्पेसिफाइड करिए। मार्क्स पे कोई चीज को स्पेसिफाइड मत करिए, मार्क्स के ऊपर कोई अलॉटमेंट नहीं होता है। आप अपनी रैंक को स्पेसिफाइड करिए और अपनी कैटेगरी को स्पेसिफाइड करिए, अपनी स्टेट को स्पेसिफाइड करिए।
शिवराज सिंह शेखावत बोल रहे हैं कि 573 पे एफएमसी का कोई चांस है। 573 पे आप एफएमसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले 1000 बच्चों को कॉल करेगी एफएमसी, उसके बाद में उनका जो एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। पारिया सर, हमारे साथ कुछ ऑडियंस अब जुड़ने लगी है। सिग्नल अरोधा पूछ रही है 589 मार्क्स इन नीट हरियाणा डोमिसाइल जनरल कैटेगरी, क्या कोई चांसेस है उनके PGIMS रोहतक के लिए? इस चीज पे मैं फिर बता देता हूं कि हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं किया गया है। हरियाणा की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपको PGIMS रोहतक की साइट जो है uhsr.ac.in उस पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। जब भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन होगा, जैसे ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, आपको उस पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी डालेंगे, अपने रेस्पेक्टिव रैंक डालेंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अपनी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी तैयार करेगी, उसी की बेसिस पे आपका अलॉटमेंट आएगा। परिजा सर, एक बार हम अपनी ऑडियंस को बता दें किन किन स्टेट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन काउंसलिंग स्टेट के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। आसाम अपना शुरू कर चुका है, झारखंड ने कल से शुरू कर दिया है, महाराष्ट्र ऑलरेडी शुरू कर चुका है, दिल्ली ऑलरेडी शुरू कर चुका है, पंजाब ऑलरेडी शुरू कर चुका है, यूपी का काउंसलिंग प्रोसेस आज से शुरू हो चुका है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, गुजरात, राजस्थान अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, मणिपुर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मेघालय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हरियाणा ने अभी तक अपने काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं डाला है, हिमाचल ने अभी तक नहीं डाला है, MP अपना शुरू कर चुका है, छत्तीसगढ़ अपना शुरू कर चुका है, छत्तीसगढ़ का अभी काउंसलिंग शुरू होना बाकी है, वेस्ट बंगाल अपना शुरू कर चुका है, ओडिशा अपना काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर चुका है। ये सब स्टेट्स के मैंने जो नाम लिए हैं, या तो इनकी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है या इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी 1 या 2 दिन में शुरू होंगे। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके रजिस्ट्रेशन अब बंद होने वाले हैं। तो अगर किसी ने अभी तक इन स्टेट की DME की साइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो हम आज भी आपको बोल रहे हैं कि आप तुरंत करिए। भले आपको कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये एक सेकेंडरी चीज है। आप सबसे पहले जाकर के रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो आपको कॉलेज मिल भी रहा होगा तो भी नहीं मिलेगा। सर, अनुकृति जैन बता रही है कि वो MP डोमिसाइल से हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन गुजरात से कंप्लीट करी है, तो वो एलिजिबल किस स्टेट की काउंसलिंग के लिए, गुजरात के लिए या MP के लिए? अगर किसी बच्चे ने 10th और 12th दोनों गुजरात से किया है तो गुजरात की काउंसलिंग के लिए एडिशनली एलिजिबिलिटी के रूप में एलिजिबल है। MP का आपके पास अगर डोमिसाइल है तो आप MP के लिए भी एलिजिबल हैं। आशुतोष गुप्ता पूछते हैं, सर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उनको जाना है डॉक्यूमेंट्स लेकर कर, वेरिफिकेशन के टाइम पर यूपी में अगर यूपी हो तो क्या निवास प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है? कि निवास प्रमाण पत्र के बारे में कुछ बताएं, क्या इम्पोर्टेंस है? प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आप प्राइवेट ले रहे हो और आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं तो आप उस प्राइवेट कॉलेज के कॉलेज अलॉटमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बाध्यता को से एग्जेम्प्टेड है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। प्राइवेट कॉलेज में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है अगर उस स्टेट की DME ने आपके लिए कोई भी सीट को रखा है। यूपी के अंदर अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहा है और वो यूपी का नहीं है तो उसको कोई जरूरत नहीं है मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने की। हाँ, अगर वो यूपी का है तो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट डाला हुआ है अपनी यूपी की DME साइट पे और upnit.gov.in पे। इस पे जाकर के आप उस परफॉर्मा को डाउनलोड कर सकते हैं और उस हिसाब से उसको बना सकते हैं। मैं फिर बता दूं, 450 नंबर तक के बच्चे वो आज अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रहे हैं, क्योंकि यूपी की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कल शाम को 5 बजे बंद हो चुका है। 5 बजे जब वो बंद हो चुका है, उन्होंने 5 बजे के बाद तुरंत यूपी KGMC की साइट पे और यूपी DGME की साइट पे, यूपी नीट की साइट पे, तीनों जगह पे एक सर्कुलर डाला हुआ है जिसमें 450 से ऊपर वाले बच्चों को आज जाकर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपने कंप्लीट करके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करवाना है। सर, एक ऑडियंस में हमारे साथ जुड़े जिगर चावड़ा पूछते हैं, अगर फर्स्ट राउंड में मुझे सीट अलॉट हुई है और वो मुझे एग्जिट करनी है तो एग्जिट प्रोसेस क्या है? आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर चूंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन जमा है, आपको सबसे पहले उस कॉलेज में जाना पड़ेगा और अपने आप को उस जगह से रिजाइन करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप रिजाइन कराते हैं, आपके पास एक ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर आता है, उसके ऊपर आपको साइन करके उस कॉलेज को देना होता है। उसके बाद में वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सब चीजें वापस कर देता है।
उससे आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में आराम से पार्टिसिपेशन में जा सकते हैं। मनीष भट्ट पूछते हैं, उन्होंने अपनी कैटेगरी रॉन्ग भर दी महाराष्ट्र काउंसलिंग में, क्या वो बदली जा सकती है? ऑनलाइन प्रोसेस की किसी भी चीज में अगर कोई गलती है तो वो काउंसलिंग के दौरान चेंज नहीं की जा सकती है। कैटेगरी का मामला ऐसा होता है कि रिजर्वेशन चूंकि उसी पे बेस्ड होता है और उसी के ऊपर आपका सीट अलॉटमेंट भी किया जाता है। अब चूंकि सीट अलॉटमेंट आपने अपनी कैटेगरी का भरा हुआ है और आप अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी से कोई सीट उठा रहे हैं, आप देखेंगे उसको कि वो कैटेगरी से आपको जनरल से सीट मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। जनरल से अगर वही सीट मिल रही है तो जनरल से आप ऑटोमेटिकली उस सीट को उठा पा रहे हैं। लेकिन अगर वो कैटेगरी आपकी जनरल कैटेगरी से वो सीट नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि ओबीसी के कारण अगर आपको वो सीट अलॉट हो गई है और फिर आप अगर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, हो सकता है वहां पर उस सीट को आपको डिनाई कर देना पड़े। कॉलेज काउंसलिंग जो बॉडी होती है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन देखेगी, आपके पास वो रिलेवेंट कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो हो सकता है आपको एडमिशन डिनाई भी कर दें। जतिन व्यास पूछते हैं, सर, in which all states there is no domicile restriction for private states? Right now, private seats are available only in state of Uttar Pradesh as well as Karnataka. Rest all states have not yet decided to provide external seats for outsiders. Private colleges are also a participant of state DME, that is called Director Medical Education Cell. Director Medical Education Cell is going to conduct state counseling, and state counseling is entirely a process of state allocation. परिचय सर नीतीश मेहर पूछते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर मुझे सीट अलॉट नहीं तो आगे क्या स्कोप है? फर्स्ट काउंसलिंग में अगर किसी भी व्यक्ति को सीट अलॉट नहीं हुई है तो उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट काउंसलिंग में वापस पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्स्ट काउंसलिंग में जो चॉइस आपने भरी हुई है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। इसका मतलब पहले की सारी प्रक्रिया आपकी निरस्त की जाती है, आपको नए सिरे से सारी चॉइसेस, उसके अंदर हो सकता है पहले जो कॉलेजेस आपको दिख भी रहे थे उसके अलावा भी तकरीबन 20 से 25 नए कॉलेज आपको दिखेंगे। आप चाहें तो उनको भी भर सकते हैं, उनकी सीट पे भी आपको पूरा अधिकार मिलेगा। प्रशांत अग्रवाल पूछ रहे हैं, सर ईएसआई कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ईएसआई मेडिकल कॉलेजेस की जो एलिजिबिलिटी है उन्होंने ब्रोशर के अंदर साफ साफ दी हुई है कि ईएसआई जो कहलाया जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत जो पर्सन्स कवर अप होते हैं, जितने भी पर्सन्स कवर अप होते हैं इसमें, उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप पहले पता भी करें कि आप वाकई में उसमें कवर अप भी है या नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने बिना इंश्योरेंस ईएसआई के जो कवर अप लोग हैं उनके अलावा भी फॉर्म भर दिए हैं। हम ये चीज देखें कि सबसे पहले हमारी एलिजिबिलिटी चेक करें, अपने फादर से पूछें कि हम उस कैटेगरी के अंदर कवर अप भी है या नहीं है, क्योंकि ये कॉलेजेस का जो 85% सीट्स का एलोकेशन है या जो भी सीट्स उन्होंने दिखाई हुई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वार्ड ऑफ ईएसआई कवर्ड इंश्योर्ड पर्सन हैं। सर शिवराज सिंह शेखावत पूछते हैं, फर्स्ट राउंड के लिए अगर कॉलेज फिल नहीं किया तो कोई लॉस तो नहीं होगा? फर्स्ट राउंड में उन्होंने कोई कॉलेज फिल नहीं किया। फर्स्ट राउंड में आपने जो भी कॉलेजेस का चयन किया है आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट उन्हीं में से मिलेगा। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं भी मिल रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सेकंड काउंसलिंग में उस पूरे प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। आपके पास मान लो आज 181 कॉलेज हैं, आपने उसमें से 10 ही भरे, हो सकता है आपको कोई अलॉटमेंट नहीं भी मिले, कोई बात नहीं है। सेकंड काउंसलिंग में आप वापस 181 या और कोई नए 20-30 कॉलेज ऐड हो रहे हैं, आप सारे भरिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो आपने रैंक कॉलेज नंबर 1 से भरा है या 210 नंबर तक है, उसमें से जो आपकी रैंक पे अवेलेबल होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। सर नीरज खंडेलवाल पूछते हैं, बीएचएमएस एंड बीएमएस के लिए भी नीट क्वालिफाई करना जरूरी है? कुछ स्टेट्स ने बीएएमएस और बीएचएमएस को नीट के साथ में जोड़ा है। जैसे दिल्ली की बात हम करें, दिल्ली में जो भी अलॉटमेंट है आपका एफएमएस में, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस, आईपी यूनिवर्सिटी, दोनों के अंदर चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलाइड कोर्सेस हो, सारे एडमिशंस का प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से आपका नीट के रैंक और स्कोर से है। आपको उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जैसे ही उसका प्रोसेस शुरू होता है।
प्रियांक सिन्हा पूछते हैं सर, फर्स्ट काउंसलिंग वी शुड फिल द अदर स्टेट्स व्हिच आर फार अवे फ्रॉम आवर स्टेट. आई एम फ्रॉम राजस्थान. शुड आई फिल द साउथ इंडिया कॉलेजेस ऑन AIR 8374? Basically, at your rank, presumption of getting a college is less. So I think you must fill all the colleges in order to secure a seat. In case if you are very well confident that you will get a state seat, you may choose somewhat less, around 50 to 60 colleges, and in second round you just apply for all the colleges. सर, एक स्टूडेंट है फैजान अंसारी, वो पूछ रहे हैं झारखंड स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म किस एड्रेस पर भेजना है? उन्होंने झारखंड का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके लिए पूरा एड्रेस दिया हुआ है, पूरा फॉर्म दिया हुआ है. झारखंड का परीक्षा परिषद जो उसकी वेबसाइट है उस पर देखिए आप, पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है और एक फॉर्म भी दिया हुआ है जो डाउनलोड करना है आपको और फिजिकल उसको भर करके भेजना है. वो प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, आपको भर के 17 तारीख से पहले वहां पर रांची में भेजना है. श्री हरिणी पूछती हैं, तेलंगाना स्टूडेंट्स का क्या प्रोसेस है डीम्ड यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन भरने के लिए? तेलंगाना स्टूडेंट्स कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी को भर सकते हैं. दे आर नॉट एलिजिबल फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग. रेस्ट ऑल अदर इंक्लूडिंग द BHU as well as AMU as well as MJMS and all the private and deemed university, they are entirely eligible for all the counselings. तनय शर्मा पूछते हैं, सर गुड आफ्टरनून, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द मैक्सिमम रैंक अप टू विच वन कैन सिक्योर अ गवर्नमेंट सीट? नहीं, ऐसा अभी फर्स्ट काउंसलिंग से पहले हम आपको नहीं बोल सकते क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो निकल करके फर्स्ट काउंसलिंग में आ रही हैं ये काफी कम है. सेकंड काउंसलिंग में चूंकि ये सीट्स बढ़ करके आएंगी तो फर्स्ट काउंसलिंग से पहले तो ये चीज बिल्कुल नहीं बोली जा सकती कि क्या रैंक सेफ है. लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 2700 से 2800 अगर सीट्स हैं तो 5 से 6 हजार तक तो जाना चाहिए पहली काउंसलिंग. फिर उसके बाद में जैसे ही पहली काउंसलिंग पूरी हो जाएगी हर स्टेट का बच्चा अपने अपने स्टेट में जाकर के अलॉटमेंट लेगा. ये सीटें एक्सपोनेंशियली खाली होकर के वापस ऑल इंडिया कोटे में आएंगी. क्योंकि जैसे ही ऑल इंडिया कोटे में सीट्स खाली होकर के आती हैं और चूंकि वो बच्चे ऑलरेडी उस चीज को डिनाई कर चुके हैं तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू अपियर फॉर द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग इन AIQ. अब जैसे ही वो जाकर के स्टेट में अपनी सीट ले चुके हैं, स्टेट वापस उनको डॉक्यूमेंटेशन देगा नहीं तो सेकंड काउंसलिंग में ये चीज एक्सपोनेंशियली कहीं तक भी जा सकती है. क्योंकि बच्चे दोनों ही काउंसलिंग में चाहे स्टेट हो चाहे ऑल इंडिया हो एक ही हैं. एक ही बच्चा दो जगह पे साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट जरूर कर रहा है लेकिन वो एडमिशन एक ही जगह पे अल्टीमेटली ले पाएगा. सर, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या राउंड 2 की काउंसलिंग में मैंडेटरी है कॉलेज भरना? राउंड 2 की काउंसलिंग में आपको अगर राउंड 1 जो स्टेट का हुआ था अगर कोई डिजायर्ड कॉलेज मिल चुका है तो मैं ये समझता हूं कि आपको सेकंड काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए या ऐसी चॉइस उसमें भरिए कि आपको वो मिले ही नहीं. मान लो आपके रैंक 5000 है तो आप सिर्फ दिल्ली के कॉलेजेस भर के छोड़ दीजिए. वो पहले से तय है कि वो मिलने ही वाले नहीं है. आप अपने स्टेट में जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करिए. 1 अगस्त से आपका सेशन शुरू हो रहा है. सर, कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं BDS और वेटरनरी के स्कोप के बारे में. BDS आज की तारीख में काफी अच्छा था, इमर्जिंग ट्रेंड है. BDS का आप देखिए, अगर आप MDS कर सकते हैं तो काफी सारे स्कोप्स खुलते हैं. वेटनरी साइंस के भी अपने अपने स्कोप्स हैं. वेटनरी के बाद में अगर आप MBSc करते हैं तो किसी कॉलेज में जाकर के पढ़ा सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन वेटनरीज की काफी अच्छी डिमांड है. प्रशांत अग्रवाल बोल रहे हैं कि अगर हम सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है. आपका अगर अलॉटमेंट हो रहा है तो अलॉटमेंट से पहले आप उसको छोड़ सकते हैं. एक बार आपने जाकर के वहां डॉक्यूमेंटेशन जमा करा दिए और सीट को आपने टेक ओवर कर लिया है तो आप किसी भी सूरत में उस कॉलेज को नहीं छोड़ पाएंगे. इससे मेरे लिए ये बहुत आपको बताना जरूरी है कि आप सेकेंड काउंसलिंग में वही कॉलेजेस चूज करें जो आप वाकई में लेना चाहते हैं. अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलेज को बिल्कुल ना भरें. सर, फॉर कर्नाटका के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए कैंडिडेट की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है क्या? कर्नाटका की जो काउंसलिंग हो रही है आपके कल या परसों में मेरिट लिस्ट आ जाएगी. उसी के आधार पे आपको जाकर के बेंगलोर में पर्सनली डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करवाना जरूरी है. इसमें बच्चे को खुद को जरूर जाना पड़ेगा. प्रॉक्सी इसमें या किसी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा.
बच्चे के साथ में उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे, उसके बाद ही उसकी प्रोविजनल रैंक डिक्लेयर होगी। मतलब 2 से 3 बार आपको जाना पड़ेगा, चॉइस भरनी है, उसके बाद में आपको चॉइस भरने के बाद में फिर अलॉटमेंट आएगी, अलॉटमेंट के बाद में फिर आपको उस रेस्पेक्टिव कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। सर कुछ स्टूडेंट छत्तीसगढ़ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाना चाहते हैं। एक्सपेक्ट कट ऑफ, मैंने फिर बोला, आपके स्टेट की अभी तक रैंक डिक्लेयर नहीं हुई है। रैंक जब तक डिक्लेयर नहीं होती है, सीट का अलोकेशन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से कैटेगरी के ऊपर करता है। कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। जो मेरिटोरियस कैटेगरीज के बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरीज में घुस करके जनरल मेरिट से वो सीट को उठा लेते हैं। तो इसलिए पहले से कोई भी चीज जब तक कि स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, और तब तक वो चीज बोलना मुश्किल है कि आपको किस पर्टिकुलर रैंक या किस पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर कॉलेज का एलोकेशन किया जाएगा। सर कुछ बॉन्ड की जानकारी दीजिए, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि बॉन्ड के बारे में जानकारी बताएं। हर स्टेट ने अपने स्टेट्स के मेडिकल कॉलेजेस में या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक पर्टिकुलर बॉन्ड को फॉर्मुलेट किया गया है। बॉन्ड को फॉर्मुलेट इसलिए गवर्नमेंट करती है कि लोग जब गवर्नमेंट बुलाए उनको, तब जाकर के रूरल एरिया में या अंडर डेवलप एरिया में अपनी सर्विसेज को दे पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको महाराष्ट्र का बॉन्ड का बताता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 साल का रूरल बॉन्ड रखा है। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप उसको पे नहीं करते हैं, उसको फॉर्मुलेट नहीं करते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए का जो अमाउंट आपने बॉन्ड के रूप में दिया है वो देना पड़ेगा। बॉन्ड का एग्जेम्पशन या नॉन एग्जेम्पशन का पूरी तरह से निर्णय जो होता है वो राज्य सरकार का होता है, क्योंकि वही आपका एडमिशन कर रही है, वही आपको पढ़ा रही है, वही अपने मेडिकल कॉलेजेस की सर्विसेज को दे रही है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बॉन्ड एग्जेम्प्टेड है ऑल इंडिया कोटा के लिए, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बॉन्ड का फॉर्मुलेशन किया जाता है, और कई जगह पे बॉन्ड बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी होता है। तो आप जब भी कोई कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, आप एमसीसी की साइट पे जाकर के पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन का एक कॉलम है, उसको देखिए। जो कॉलेज आप भर रहे हैं या ले रहे हैं उसको क्लिक करिए। देयर इज फी स्ट्रक्चर, देयर इज बॉन्ड स्ट्रक्चर, देयर इज ऑल द रिलेवेंट वेदर हॉस्टल इज अवेलेबल और नॉट, सब चीजें उसमें क्लियर कट दी हुई है। हर कॉलेज ने अपना परफॉर्मा उसके ऊपर डाला हुआ है, बॉन्ड का परफॉर्मा भी डाला है, बॉन्ड किस सूरत में इंप्लीमेंट होगा, कितने अमाउंट का बॉन्ड है, किस तरह से उसको भरना है, किस तरह से आपको देना है, किस तरह की श्योरिटी आपको उसके साथ में लगानी है, कितने तरह के लोगों के साथ में आपको उसको साइन करा के सबमिट करना है। सब चीजें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में दी हुई हैं। आप उसको जरूर देखिए, उसके बाद में ही उस कॉलेज को भरिएगा। सर कुछ बच्चे एफएमसी की जानकारी चाह रहे हैं। एफएमसी का रजिस्ट्रेशन एमसीसी की साइट पे ही एक अलग तरह से पोर्टल बनाया हुआ है, आपको अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। एफएमसी अपनी जो 105 बॉयज की सीट और 25 गर्ल्स की सीट, इसके लिए एमसीसी की साइट पे ही एफएमसी का जो रजिस्ट्रेशन है उस प्रोसेस से आपके आवेदन को आमंत्रित कर रहा है। वंस यू हैव रजिस्टर्ड फॉर एफएमसी, आपको तुरंत आपको पता पड़ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। उसके बाद में एफएमसी अपने शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स को कॉल करेगा तकरीबन 10 टाइम्स। जैसे 25 लड़कियों का है सीट तो वो 250 के करीब, और 105 लड़कों का है तो तकरीबन 1200 के करीब। इस तरह से यह कॉलिंग होगी। उसके बाद में देयर इज सेपरेट प्रोसेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, देयर इज सेपरेट प्रोसेस फॉर इंटरव्यू, और ये सब चीजें जो चलेंगी उनका प्रोसेस है वो उस तरह से होगा। सर बबीता नायक एक पेरेंट है जो जानना चाहते हैं, 522 मार्क्स हैं, ओबीसी से हैं, उड़ीसा में कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी तक किसी भी स्टेट ने अपनी मेरिट लिस्ट नहीं जारी की है। जो मेरिट लिस्ट जारी भी की है वो पूरी तरह से नीट में जो उन्होंने अपने स्टेट कोटे को दिखाया है उस आधार पे है। अभी आप जैसे ही ओडिशा की साइट पे जाकर के, ओडिशा डीएमई की साइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपका एक्चुअल रैंक पता पड़ेगा। एक्चुअल रैंक भी जब वो पता पड़ेगा तो आपकी उसमें कैटेगरी डिवाइडेड होगी, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। जो कैटेगरी जिसकी है उसी हिसाब से उसकी सीट अलॉट होती है। हाँ, एसटी, एससी, ओबीसी अगर मेरिटोरियस है तो वो जाकर के जनरल में सीट को क्लेम कर सकता है। सिमरन अरोधा पूछती है, सर बीएचयू एआईक्यू में भी और डीम्ड में भी दो डिफरेंस है क्या?
बेसिकली बीएचयू जो अपनी सीट्स है वो दो पार्ट में देता है। फर्स्ट इज AIQ, दैट इज टू बी डन इन 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स उसमें देखेगा 9 के करीब आ रही हैं। रेस्ट 85% सीट्स जो हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रूप में अवेलेबल हैं। आपको बीएचयू का रजिस्ट्रेशन अलग से करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे जाइए 15% ऑल इंडिया कोटे में आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाकर के सेलेक्ट करना है और उस हिसाब से लेना है उसको। आप जो भी रैंकिंग पे उसको रखना चाहते हैं रखिए। 85% जो बीएचयू के इंटरनल काउंसलिंग से पहले सीट भरी जाती थी वो आज भी बीएचयू डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग पोर्टल है उसके ऊपर दिया हुआ है। आप पहले जाकर के उसमें पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन करिए। वहां पर आपको बीएचयू के अलावा AMU भी दिखेगा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वर्धा भी दिखेगा। ये 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के रूप में हैं। बाकी सारे वहां पर जो है प्राइवेट हैं। साथ में उन्होंने अपनी फीस भी दी हुई है। जिस भी हिसाब से आपको चयन करना है उनका आप करिएगा। एक बार वो चीज अलॉट हो गई आपको जाकर के वहां पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा अगर आपको आगे के राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो। एक स्टूडेंट है, पूछते हैं, आई हैव स्कोर्ड 530 मार्क्स इन नीट एंड OBC कैटेगरी फ्रॉम झारखंड। कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा? इफ यस, which college would I get through state quota and what is the expected cut of state quota? Basically, in Jharkhand right now no information has been predicted because they have not disclosed their state quota rank. फिर भी मैं आपको ये बता दूं 530 पे अगर आपका स्कोर है तो झारखंड में आपको कॉलेज मिलने की संभावना एटलीस्ट धनबाद की तो बनी जाएगी। और हो सकता है आपके आगे के बच्चे ऑल इंडिया कोटे से सीट उठा रहे हो तो हो सकता है जमशेदपुर तक भी पहुंच जाए। रांची मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है रांची भी अगर आपकी कैटेगरी के ज्यादा बच्चे उसमें अवेलेबल नहीं है वो भी मिल सकता है। लेकिन जब तक स्टेट की रैंक एज वेल एज कैटेगरी रैंक डिस्क्लोज नहीं की जाती जब तक कोई भी चीज बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सर, कुछ स्टूडेंट्स बेस्ट इंडियन कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस की जानकारी चाहते हैं। बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट पिछले साल का जो अलॉटमेंट था उस हिसाब से हम लोगों ने एलन की वेबसाइट पे एक कंपोजिट अलॉटमेंट के रूप में डाली हुई है। आप जाइए www.ellen.ac.in, उसके ऊपर आपको राइट हैंड साइड पे एक कंपोजिट अलॉटमेंट की पूरी लिस्ट मिलेगी। 208 कॉलेजेस की लिस्ट है। उसमें आप देखिएगा पहले नंबर पे मौलाना आजाद से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कोझिकोड से स्टार्ट हो रहा है। अब कोझिकोड टॉप 10 में तो नहीं आता, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो केरल का है उसके लिए वो चीज टॉप 10 में है। हर कॉलेज या हर रीजन का जो बच्चा है वो अपने कॉलेज अपने हिसाब से तय करता है। मैं आपको फिर बता दूं एक क्लासिकल एग्जांपल। इस साल की जो नीट पीजी की जो रैंक 1 स्टूडेंट थी, नीट पीजी की बात कर रहा हूं मैं, उसने त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज उठाया है, केरल के अंदर मेडिकल कॉलेज उठाया है रेडियो डायग्नोसिस की सीट, इवन दो शी वाज गेटिंग ए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो ये निर्भर करता है आपकी उस पर्टिकुलर स्टेट की अप्रोचेबिलिटी पे। आपको वो स्टेट हो सकता है कोई साउथ इंडियन बच्चा हो वो नॉर्थ में नहीं आना चाहता है तो वो कोट्टायम भी उठाएगा, अलेप्पी भी उठा सकता है, हो सकता है त्रिवेंद्रम उठाए। कोई वेस्ट बंगाल का बच्चा है, उसको पिछले साल मैंने देखा था 18th रैंक में बच्चा था वेस्ट बंगाल का, उसने कलकत्ता उठाया इवन दो ही वाज गेटिंग ए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, आपके लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। फिर भी मैं बता दूं पहले नंबर पे कोई भी बच्चा अगर नॉर्थ का है तो मौलाना आजाद को ऑप्ट करता है, फिर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करता है, उसके बाद में यूसीएमएस को ऑप्ट करता है, यूसीएमएस के बाद में अगर लड़की है तो लेडी हार्डिंग के लिए, उसके बाद में आपके बाइफर्केशन शुरू हो जाते हैं। यूपी का बच्चा है वो केजीएमसी या बीएचयू उठाता है, राजस्थान का बच्चा है वो उसके बाद में जयपुर को उठाता है, महाराष्ट्र का बच्चा है वो केईएम जिसको हम सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज या ग्रांट मेडिकल कॉलेज उसको उठाता है। तो ये रीजन वाइज डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस पर्टिकुलर स्टेट से है। अगर उनको दिल्ली नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सबसे बेटर चॉइस यही होती है कि वो जाकर के अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस को उठाए। राजस्थान का बच्चा अगर उसको दिल्ली नहीं मिलता है तो भले ही बॉम्बे मिल रहा होगा वो जाकर के एसएमएस जयपुर को ही उठाएगा। तो हम ये चीज देखें कि रीजनल स्टेट जो है उसके कॉलेजेस की इंपॉर्टेंस इसी से तय हो जाती है, भले ही वो चीज टॉप 10 में हो या नहीं हो। केरल के मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे टॉप 10 में नहीं है, लेकिन पहले 100 में मैक्सिमम बच्चे उनमें जाकर के एडमिशंस लेते हैं। तमिलनाडु के कॉलेजेस बहुत सारे टॉप 10 में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे काउंसलिंग जब ये फर्स्ट रिजल्ट आएगा कि मैक्सिमम बच्चों ने वहां पर भी उठाया हुआ है।
सर जीवेश कुमार सिद्धार्थ पूछते हैं, सर कल हिंद यूनिवर्सिटी लखनऊ का एक नोटिस आया है, क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चुका है? इस बारे में हम आपको बता देंगे। इसमें जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर उसका आंसर देंगे। सर डीम टू काउंसलिंग अलोकेशन परमानेंट होगा क्या? सीएमसी वेल्लोर की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी? सीएमसी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। वो लोग बहुत जल्दी आपको इंटीमेट करेंगे। उनकी वेबसाइट को लगातार चेक करते रहिएगा। कॉमेट के बारे में बच्चे जानकारी पूछ रहे सर। कॉमेट नाम की अब कोई चीज नहीं है। कॉमेट के जितने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस थे वो सब आज की डेट में KEA के द्वारा हैं, जो कर्नाटका की गवर्नमेंट बॉडी है। KEA का मतलब होता है कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो भी कर्नाटका स्टेट्स के अंदर लोकेटेड हैं उनकी काउंसलिंग को आयोजित करती है। KEA जो बनती है वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कर्नाटका गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर्नाटका गवर्नमेंट उसके द्वारा प्रदत्त है और उसी के द्वारा उसकी काउंसलिंग की जा रही है। आज शाम को 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन है। आप चाहें तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं फिर बता दूं, बाहर वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ही वहां पर अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोसेस वो लोग पूरा कर चुके हैं। हाँ, ये मैं और बता दूं आपको कि जो बच्चा कर्नाटका के लिए ऑप्ट कर रहा है प्राइवेट कॉलेज के लिए, उसको फिजिकली वहां जाकर के डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे ही उनकी मेरिट लिस्ट और वेरिफिकेशन का शेड्यूल वेबसाइट के ऊपर अनाउंस होता है। सर रोहन शांडिल्य पूछना चाहते हैं, AFMC में फिटनेस टेस्ट के लिए फिटनेस टेस्ट का लेवल क्या होगा? AFMC का फिटनेस टेस्ट का लेवल बेसिकली जो आर्मी के नॉर्म्स हैं वो होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। उसके अंदर आई पावर जो है वो 3.75 के करीब होना चाहिए। उससे ज्यादा भी अगर करेक्टेड आईज हैं तो वो परमिटेड है। उसके बाद में इंग्विनल हर्निया और बाकी सब चीजें जो आती हैं जो उनको लगता है कि बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन के लिए नहीं है। तीसरी ये चीज है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस में भी परमिटेड, मैंने ये नहीं बोला है कि परमिट की जाएगी, में भी परमिटेड, लेकिन अगर कोई टोटल कलर ब्लाइंड है तो ही और शी इज नॉट परमिटेड फॉर द मेडिकल कोर्सेज। तो आप एक बार फिर देखिए AFMC के अंदर जो उन्होंने ब्रोशर डाला हुआ है उसके अंदर पूरा उन्होंने मेडिकल का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड AFMC में पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। जरा सी भी डेफिशिएंसी अगर उनको लगती है, जैसे किसी का ईयर ड्रम फटा हुआ है, तो ही और शी इज नॉट एलिजिबल। वहां पर पूरी तरह से उन्होंने उसी चीज को रखा हुआ। वंदना भट्ट जानना चाहती हैं, व्हाट इज IP कोटा? IP कोटा बेसिकली IP जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 15% और 85% का बाइफर्केशन है। 15% आप देखिएगा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, NDMC हिंदूराव और BR अम्बेडकर, 3 मेडिकल कॉलेज जो IP यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, वो अपनी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे से भर रहे हैं। बिसाइड दिस देयर इज इंस्टीट्यूशनल लेवल काउंसलिंग कंडक्टेड बाय IP यूनिवर्सिटी फॉर द इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेजेस आ रहे हैं वो है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो 6 कॉलेजेस की जो कंबाइंड सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो रही है ये IP यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। एक चीज और मैं बता दूं, दिल्ली की जो 85% सीट्स हैं उसमें सिर्फ दिल्ली डोमिसाइल बच्चे एलिजिबल है। 15% ऑलरेडी आपकी MCC द्वारा जो काउंसलिंग हो रही है उसके अंतर्गत आ रही है। IP यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग कर रहा है 6 मेडिकल कॉलेजेस की, उसके अंदर जो अकेला VMMC है जिसकी कुछ सीटें बाहर वाले बच्चों के लिए खुली हैं। उसके अंदर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सब्सिडाइज सीट, नॉन सब्सिडाइज सीट। सब्सिडाइज सीट जो है वो फ्री सीट्स हैं, नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं जो पेमेंट है। वो भी उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बांटी हुई है जो दिल्ली और नॉन दिल्ली के रीजन में डिवाइडेड है। जहां तक बात आती है NDMC और BR बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की, वहां पर बाहर वाले बच्चों के लिए 85% सीट्स में कोई सीट नहीं है। वो पूरी तरह से दिल्ली डोमिसाइल वाले बच्चों की सीट्स हैं। सिमिलरली मौलाना आजाद, UCMS, लेडी हार्डिंग, इन तीनों की भी जो 85% सीट्स है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए। सर कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं BHU के 85% के बारे में। BHU का 85% मैंने पहले भी बता चुका हूं कि पूरी तरह से MCC द्वारा प्रदत्त
डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो साइट है उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। जैसे आप उस रजिस्ट्रेशन को कराते हैं, आप ड्रॉप डाउन उसमें देखिएगा, बीएचयू भी दिख रहा है, एएमयू भी दिख रहा है और एमजेएमएस वर्धा भी दिख रहा है। सारी चीजों को आप उसी हिसाब से फॉर्मुलेट करिए, उस हिसाब से भरिए और 12 तारीख को उसको लॉक जरूर करिएगा। और आज आप पूछना चाहते हैं सर, झारखंड की काउंसलिंग का क्या स्टेटस है? झारखंड की काउंसलिंग का स्टेटस झारखंड की वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुका है। 17 तारीख से पहले आपको जो उन्होंने फॉर्म एक डाला हुआ है उसको भर करके रांची तक पहुंचाना है और उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अंशुल मेहता कहते हैं 542 मार्क्स इन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज? 542 पे आपकी रैंक क्या आ रही है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप कोई भी कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं तो अपनी रैंक डालिए, कैटेगरी डालिए, मार्क्स मत डालिए। मार्क्स की बेसिस पे कोई भी रैंक नहीं तय होती है। फिर भी मैं बता दूं, अगर आपकी 300-400 के आसपास रैंक अगर इस पे आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्टेट रैंक डिक्लेयर हो चुकी है और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके चांसेस सागर या रीवा के बन सकते हैं। सर राज यादव ने कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछा है, 15% में अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट होता है, आप वहां पर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन मेरा सवाल है, इस एएफएमसी में भी आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, फिर डीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए भी कॉल आया है, तो इस सिचुएशन में भी अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं सेकेंड राउंड के लिए तो 15% के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं? देखिए, फिर मैं काउंसलिंग का प्रोसेस आपको पूरी तरह से दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले कि कोई भी रिजल्ट आएगा वो ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट्स का आएगा। 15% सीट्स में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आपने नहीं लिया, आप परमानेंटली सेकंड काउंसलिंग से बाहर हो गए। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको कोई कॉलेज मिला, आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, आप उससे भी परमानेंटली बाहर हो गए। एएफएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा है कि आपका कॉलिंग करना कोई गारंटी नहीं करता है कि आपको एडमिशन मिल ही रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पहले राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी 15% काउंसलिंग से एडमिशन मिला है, सबसे पहले जाकर के उसको लीजिए, अपग्रेडेशन को कराइए। अपग्रेडेशन जैसे ही आप कराते हैं, आपकी कम से कम एक जगह पे सीट सुरक्षित होती है। उसके बाद में मनचाही जगह पे अप्लाई करिए। अगर आपको उससे बेटर अपग्रेडेशन कोई मिलता है, तुरंत जाकर के पहले वाली काउंसलिंग से जो कॉलेज मिला है उसको रिजाइन करिए। आपने सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइसेस भर दी और कोई कॉलेज अलॉट हो गया है पहले वाले से, तो पहला वाला आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। जैसे ही ये कॉलेज कैंसिल हो जाता है, ये सीट किसी और व्यक्ति को अलॉट की जाती है। आप वहां पर गए, आपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करे, एडमिशन ले लिया। अब आप चाह के भी किसी और कॉलेज में नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है सेकंड राउंड के थ्रू। सर नवलीन रतन पूछते हैं, सर राजस्थान की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? विल इट स्टार्ट बिफोर ऑल इंडिया सेकंड राउंड काउंसलिंग? प्लीज बताएं। राजस्थान की काउंसलिंग हमारे पास जो प्रिजम्पशन है उस हिसाब से 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके बाद में दे विल इनवाइट ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। राजनीट यूजी जो वेबसाइट बनेगी उनकी, जिस तरह की पीजी की वेबसाइट बनी थी, उसके ऊपर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना है। उसके बाद में आपकी रैंक डिस्प्ले होगी। उसके साथ में आपको अपने कॉलेजेस बनने हैं, जैसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज, बीकानेर मेडिकल कॉलेज, आपका जोधपुर मेडिकल कॉलेज, अजमेर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, आरयूएचएस जयपुर, कोटा, झालावाड़, अजमेर, ये सारे आपको अपने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से भरते जाना है। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलेंगे, जैसे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, निम्स मेडिकल कॉलेज और कुछ डेंटल कॉलेजेस भी मिलेंगे। आपको इनमें जब भी आप सेलेक्ट करें तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि उसमें फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों का ऑप्शन होता है। आपने ऊपर पेमेंट सीट को डाल दिया और वो अलॉट हो गई तो पहले जाकर के उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपने उस एडमिशन को डिनाई कर दिया, आपने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया, तो आप फर्दर राउंड के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। सौम्या खरे पूछते हैं, स्टेट की सीट ऑल इंडिया से लेनी चाहिए या स्टेट कोटे से? क्या इसकी फीस में कोई डिफरेंस होगा? आप चाहे ऑल इंडिया कोटे से कोई सीट को लेते हैं और वही सीट आप स्टेट कोटे से लेते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। फीस दोनों की सेम होती है। 85% बच्चे आपके स्टेट कोटे से आते हैं
15% स्टूडेंट आपके ऑल इंडिया कोटे से आते हैं। दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही साथ रहते हैं, कोई बेसिक डिमार्केशन उनमें नहीं होता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 15% कोटे से बच्चे आते हैं तो उनका बॉन्ड इंप्लीमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में पिछले साल तक था, इस साल मुझे नहीं मालूम है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर ऑल इंडिया कोटे से कोई बच्चा आता था तो उसके लिए बॉन्ड इंप्लीमेंट नहीं होता था, लेकिन 85% स्टेट कोटे के थ्रू उसी कॉलेज में अगर बच्चा आता था तो उसमें वो बॉन्ड इंप्लीमेंटेड था। सर बिहार कट ऑफ के बारे में कुछ बताएं। मेरी 521 मार्क्स हैं ओबीसी से, क्या मुझे एमबीबीएस सीट मिलेगी? बिहार कट ऑफ अभी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। वहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस तरह से उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, अभी तक तय नहीं हुआ है। तो बिहार की कट ऑफ इस पर्टिकुलर मोमेंट पे तो बोलना असंभव सा है। हितेश अग्रवाल बोलते हैं, सर माय मार्क्स इज 490 एंड जनरल कैटेगरी फ्रॉम राजस्थान, एनी चांसेस इन राजस्थान एंड एमपी? 490 पे आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। गवर्नमेंट के चांसेस थोड़े से कम हैं। प्रशांत अग्रवाल का सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय द अमाउंट ऑफ फी टू बी रीइंबर्स्ड इन डिटेल्स ऑफ ऑल कॉलेजेस? बेसिकली इस चीज में रीइंबर्स वाली बात है जब आप उसको विड्रॉ करते हैं। अगर वो चीज आपकी निकल करके आ रही है कि आपने कितनी फीस पे की है और वापस रीइंबर्स आप जब वापस आते हैं छोड़ करके, उस चीज के बारे में रीइंबर्समेंट है। आप या तो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, आप वापस उस कॉलेज की इंफॉर्मेशन बुकलेट में जाकर के देखिएगा कि आपने कितनी फीस पे की है और उसमें से कितनी आपकी वापस मिल रही है। जैसे मैक्सिमम कॉलेजेस हैं वो 1000 या 2000 रुपए काट करके आपकी फीस वापस कर देते हैं, इनकेस यू हैव बीन अपग्रेडेड। वापस आप जा रहे हैं तो भी मिल जाता है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग के बाद में आपको मैक्सिमम कॉलेजेस कोई फीस वापस नहीं दे रहे हैं। इवन तो कर्नाटका के अंदर ये रूल पिछले साल था कि अगर आपने सेकंड काउंसलिंग के बाद में कोई भी विड्रॉल लिया है तो आप आगे के 4.5 साल की फीस भी पे करना पड़ेगा। कोई आपका रिइंबर्समेंट उस फीस पे नहीं होता है। सर सचिन यादव पूछते हैं, सर आई हैव स्कोर्ड 533 दिल्ली ओबीसी, लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 576 फॉर दिल्ली ओबीसी, स्कोप क्या है? दिल्ली की अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। एक बार मेरिट लिस्ट जारी होने दीजिए, हो सकता है हम आपको इस बारे में भी बता पाएंगे कि दिल्ली ओबीसी की कट ऑफ किस तरफ मूव कर रही है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब तक की स्टेट मेरिट लिस्ट या पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं आ जाती, क्योंकि इस बार दिल्ली की जो काउंसलिंग है वो आईपी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के रूप में कर रही है। 530 पे चांसेस आपके बनने की पूरी संभावना है। एटलीस्ट हिंदू राव, अगर आपका दिल्ली से ओबीसी बना हुआ है, सेंट्रल ओबीसी हिंदू राव और एनडीएमसी में काम नहीं आएगा। सेंट्रल ओबीसी आपका काम करेगा मौलाना आजाद में, यूसीएमएस में, और उसके साथ में आपका लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज में अगर आप फीमेल हैं तो। मेल अगर कोई है तो आपके दिल्ली एनसीटी से बना हुआ ओबीसी ही मान्य है। बीएमएमसी में, हिंदू राव में और आपके बीआर अम्बेडकर में। सर एक सवाल आया है, इज देयर एनी स्टेट जो सभी को ओपन काउंसलिंग के लिए सभी कैंडिडेट्स को बुलाती है? गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा कोई कॉलेज नहीं, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो अपने यहाँ की 85% सीट आउटसाइडर्स के लिए कोटे। नॉट इवन ए सिंगल सीट, एक सीट भी बाहर वाले बच्चों के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्टेट अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं खोलता है। प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने फिर बता दिया आपको, यूपी ने खोला था, कल उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। कर्नाटका का आज शाम के 5 बजे तक है, आप चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दे पाऊंगा, प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा है, क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ? अब्रॉड में आजकल काफी लोग जा रहे हैं, रशिया में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, मॉरिशस में जा रहे हैं, फिलीपींस में जा रहे हैं, नेपाल में जा रहे हैं, और CIS कंट्रीज जो हैं, कन्फेडरेशन ऑफ जो रशिया के अंतर्गत जो आती थी सारी, वो कंट्रीज में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आप वहां से करके आते हैं MBBS तो MCI का एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन आपको देना होता है। विगत सालों में वहां से जो करके आए हैं उनका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। तो जब तक आप MCI का स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन पास नहीं करते हैं तब तक आपको यहाँ का
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, और जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तब तक आप एटलीस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। मनीष भट्ट का सवाल है, इज देयर एनी स्कोप टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर आफ्टर 1 year ऑफ MBBS? Yes, on the basis of health ground and family constraint, if there is any seat vacant in particular state or in particular medical college, a candidate can be transferred. इस हेतु इन लोगों को 3 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। पहली, आपका जिस कॉलेज में एडमिशन है वहां के डीन से, फिर आपको पता करना होता है कि किस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर सीट खाली है, वहां के डीन से। दूसरा, और मैं बता दूं, ऑल इंडिया कैटेगरी का कोई बच्चा है, उसकी सीट का ट्रांसफर सिर्फ ऑल इंडिया कैटेगरी से ही होगा। स्टेट की बच्चा है, स्टेट के थ्रू होगा। उसके बाद भी उस पर्टिकुलर स्टेट की DME से जाकर के परमिशन लेनी पड़ती है। अगर सब जगह से आपको NOC मिल जाती है, आप ट्रांसफर करने के लिए परमिटेड है। सर, एक सवाल आ रहा है, व्हाट आर डीम्ड यूनिवर्सिटीज? Deemed universities are basically self-financing universities which generate their fund from students by collecting a heavy amount of fees. For example, आप देखेंगे जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर आपको निकल करके दिखेगी 10 लाख रुपए पर ईयर से लेकर के 25 लाख रुपए तक। अब कोई प्राइवेट कॉलेज है ऐसा या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ऐसी जिसके पास फंड जो है वो आपके द्वारा ही होना है, तो वो हाईली जो सब्सिडाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। वहां पर हाईली पेड फीस जो है वो निकल करके आती है, और उसी बेसिस पे वो कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी चलती है। सिमरन का सवाल है, सर इन फर्स्ट काउंसलिंग चॉइस फिलिंग मैक्सिमम कितने कॉलेज हम फिल कर सकते हैं? सिमरन, आप मैक्सिमम 181 चॉइसेस जो अवेलेबल है पूरे की पूरे कर सकते हैं, लेकिन आप उस कंस्ट्रेंट को देखिए। आपकी अगर स्टेट के अंदर बहुत अच्छी रैंक है तो आप लिमिटेड चॉइसेस को ही भरिए। स्टेट के अंदर आपको अगर लगता है कि आप उस कॉलेजेस को मिल सकता है आपको, तो आप लिमिटेड चॉइस को ही भरिएगा, क्योंकि आपको वहां जाकर के एडमिशन लेना है, उस जगह पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंटेशन जमा कराना है। स्टेट की काउंसलिंग का रिजल्ट आपका 7 से 8 दिन बाद तुरंत आ जाएगा। फिर आपको पुराने कॉलेज में वापस जाना पड़ेगा, वहां से डॉक्यूमेंटेशन विड्रॉ करना पड़ेगा। 3 या 4 दिन का टाइम आपका होता है स्टेट काउंसलिंग में रिपोर्ट करने का। तुरंत आपको वापस आना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जमा कराना पड़ेगा। अगर आपकी रैंक ऐसी है कि आपको लगता है कि आपको स्टेट कॉलेज से मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो आप लिमिटेड चॉइसेस को ही भरिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कॉलेज स्टेट काउंसलिंग से नहीं मिल पा रहा है, आप पूरी 181 मेडिकल की और 37 या 38 जो डेंटल की हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भरिएगा, आपको अलॉटमेंट उसी के द्वारा किया जाएगा। अगर आप अभी कम भी भरते हैं तो आपके पास सेकंड काउंसलिंग के अंदर फिर वो चॉइसेस दोबारा से खुलती हैं, उसमें आप फिर से वापस दोबारा से नई चॉइसेस को डाल सकते हैं। सुधाकर चुक का सवाल है, AMU BHU वर्धा डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग एलिजिबिलिटी के बारे में बताएं। AMU BHU और MJMS वर्धा अपनी 85% सीट्स को पूरी तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग पोर्टल पे डाले हुए हैं। आपको अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो जाकर के उस पर रजिस्ट्रेशन करिए। 11 तारीख से पहले 11 तारीख की शाम को 5 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइसेस को डालना है और 12 को आपको उसको लॉक भी करना है। प्रवीण पूछते हैं, सर क्या ये रूल स्टेट काउंसलिंग में भी है कि ओबीसी स्टूडेंट जनरल की सीट नहीं ले सकते? ऐसा किसी काउंसलिंग में कहीं पर भी नहीं है कि जनरल की सीट ओबीसी नहीं ले सकता है। ऐसा न कोई गवर्नमेंट द्वारा कोई परिपत्र जारी हुआ है। अभी जो भी चीजें हैं, मैंने एम्स में भी देखा था काउंसलिंग में जाकर के ओबीसी वाले जनरल की सीट उठा रहे थे, अगर वो मेरिटोरियस हैं तो। मेरिटोरियस बच्चे के लिए कैटेगरी का कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कोई भी सीट किसी भी कैटेगरी से उठा सकता है, हायर कैटेगरी से उठा सकता है। मोहित खंडेलवाल का सवाल है, सर AMU BHU की फीस कितनी होगी? AMU BHU की फीस उन्होंने साइट पे डाली हुई है। AMU की फीस आपकी तकरीबन 40,000 रुपए के करीब पड़ती है। BHU की फीस आपकी 18,000 के करीब पड़ती है। वो आप देखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी की साइट पे लेफ्ट हैंड साइड में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक उसमें आ रहा है, आप आराम से उसको देखिए, उसके बाद में उसको भरिए। गवर्नमेंट में कहीं पर भी फीस कोई ज्यादा नहीं होती है, तो आप बिना झिझक के उस चीज को भर सकते हैं। मैं काउंसलिंग का प्रोसेस आपको फिर एक बार ब्रीफ कर रहा हूं। MCC का रजिस्ट्रेशन आपका mcc.nic.in पे है। इसके अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के 181 मेडिकल कॉलेजेस, जिसके अंदर 3,705 सीट्स हैं। डेंटल कॉलेजेस 37 हैं, जिसके अंदर 328 सीटें हैं।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटीज 41 है, जिसमें 5,343 सीट्स आ रही हैं। डेंटल कॉलेजेस 34 हैं, जिनके अंदर 2626 सीट्स आ रही हैं। सब जगह पे आपको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग प्रोसेस जिन स्टेट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वो मैं बता रहा हूँ। आसाम के अंदर स्टार्ट हो चुका है, झारखंड हैज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड, महाराष्ट्र का चल रहा है, दिल्ली का आईपी और डीयू के लिए कंबाइंड काउंसलिंग चल रही है, पंजाब के अंदर प्रोसेस चल रहा है, यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन कल प्रोसेस खत्म हो गया, आज से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। तमिलनाडु में काउंसलिंग का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, केरल का चल रहा है, कर्नाटका का ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए खत्म हो गया है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप आज शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं। गुजरात का अभी तक शुरू नहीं हुआ है, राजस्थान का अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मणिपुर का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मेघालय का ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हिमाचल का अभी तक शुरू नहीं हुआ है, एमपी का प्रोसेस उन्होंने साइट पे डाल दिया है, छत्तीसगढ़ का अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वेस्ट बंगाल का शुरू हो चुका है, उड़ीसा का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एमसीसी की साइट पे आप 4 तरह से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर 15% काउंसलिंग ऑल इंडिया, एफएमसी की काउंसलिंग, ईएसआई मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग और डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग के लिए। सर गिरिराज कर चौहान पूछते हैं, सर स्टेट की रैंक कैसे पता चलेगी? स्टेट की रैंक आपका स्टेट डीएमई डिसाइड करेगा। आपसे स्टेट की रैंक के लिए एक पर्टिकुलर साइट पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी डालनी होती है, उस बेसिस पे आपकी स्टेट रैंक जनरेट होती है। अगर आपने स्टेट की काउंसलिंग साइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपकी कोई स्टेट रैंक नहीं आएगी। हर स्टेट अपने अपने डीएमई की साइट पे काउंसलिंग को रजिस्ट्रेशन कर रहा है। जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है, आपको 2 या 3 दिन का टाइम दिया जाता है, उस पर जरूर जाकर के करिए। एलन में जो बच्चे एनरोल्ड हैं, हम हर चीज उनके लिए, उनके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस के रूप में भेज रहे हैं। सर दिल्ली की मेरिट लिस्ट कब आएगी? दिल्ली की मेरिट लिस्ट आपकी 11 या 12 तारीख को रिलीज कर रहा है आईपीयू। आप आईपीयू की वेबसाइट को लगातार देखते रहिए। सर छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अलग से होगा या ऑल इंडिया के साथ में होगा? छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपका छत्तीसगढ़ डीएमई की वेबसाइट पे होगा। बहुत जल्दी आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। आप वहाँ के जो नेशनल स्टेट के जो रीजनल न्यूज़पेपर है उनको जरूर देखते रहिए, वहां पर उसके बारे में आएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीएमई की जो वेबसाइट है उसको भी जरूर देखते रहिए, उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आएगा। एलन में जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनको हम जरूर से जरूर एक एसएमएस के रूप में अलर्ट भेजेंगे जब भी कभी छत्तीसगढ़ डीएमई उस काउंसलिंग की नोटिफिकेशन को रिलीज करता है। सर आकाश पन्नू पूछते हैं कि मेरे 550 मार्क्स हैं, 300 से 350 रैंक वालों को क्या हरियाणा में कॉलेज मिल जाएगा? हरियाणा की अभी तक स्टेट रैंक नहीं आई है। आप 550 जो मार्क्स बता रहे हैं उस पे आपने 350 रैंक कैसे कैलकुलेट करी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपकी 350 रैंक है तो हरियाणा में आपको कहीं ना कहीं मिलने की संभावना बनती है। डीम्ड और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एक साथ हम लोग भर सकते हैं डिटेल्स? आप डीम्ड के लिए 15%, ऑल इंडिया के लिए, एफएमसी के लिए और ईएसआई के लिए अगर आप एंटाइटल हैं सबको एक साथ भर सकते हैं। जहां भी आपका अलॉटमेंट होता है वहां पर जाकर के आपको अलॉटमेंट एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर के उस पर्टिकुलर पीरियड में एडमिशन नहीं लेते हैं, आप फर्दर राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी अपनी खो देते हैं। डीम्ड के अंदर एक बार आपने जाकर के सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, आपको आगे की फीस भी पे करनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने साफ साफ लिख करके दिया हुआ है। सेकंड काउंसलिंग के बाद आप उस चीज को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में नोटिफाइड यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। महिमा केजरीवाल पूछती हैं, सर आसाम रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग विल बी डन सेपरेटली? आसाम की डीएमई वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप देखिए उसमें एक फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है, उसको आपको डाउनलोड करना है और 16 तारीख से पहले सबमिट भी करना है। 6 पेज का वो फॉर्म है, उसके अंदर सारे रिक्विजिट कंडीशन जो दी हुई हैं उसको आपको फॉर्मुलेट करना है, पूरी तरह से उसको भरना है और सारे कागजों के साथ में
आपके जो भी रेलेवेंट एनक्लोजर्स हैं उसमें देखिएगा 3 से 4 एनक्लोजर्स हैं, वो सारे एनक्लोजर्स आपको पूरे उसके साथ में टाई करके सबमिट करना है। सर रोहन शांडिल्य का सवाल है, एजुकेशन लोन के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? एजुकेशन लोन आपके बैंक के ऊपर निर्भर करता है। हर बैंक का अपना अपना एजुकेशन लोन देने का तरीका है। कई बैंक इंटरेस्ट रेट अलग अलग हैं। एजुकेशन लोन जो है वो आपको 75 से 80% तक मिल जाता है विथ रेस्पेक्ट टू मॉर्गेज ऑफ योर प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी या एफडी के रूप में जो भी आप वहां पर रखते हैं। बैंक आपको पूरी तरह से लोन देता है। 85% तक लोन बैंक आपको प्रोवाइड करता है कॉलेज की ट्यूशन फीस का। ACMS की जानकारी दीजिए। ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है जो पूरी तरह से डिफेंस पर्सनल्स के लिए आरक्षित है। डिफेंस पर्सनल में सिर्फ और सिर्फ आर्मी, नो नेवी, नो एयरफोर्स। अभी तक पीछे के सालों में इन्होंने आर्मी वाले बच्चे जो हैं उन्हीं को इसके अंदर एडमिशन दिए हैं। नेवी और एयरफोर्स के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनमें जब तक कि वो डेपुटेशन पे नहीं आए हैं आर्मी के द्वारा डेपुटेशन पे एयरफोर्स में गए हों या नेवी में गए हों, तभी उन बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर कॉलेज में कोई एडमिशन पॉसिबल है। सर एक स्टूडेंट का सवाल है, सर अगर मुझे कॉलेज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही कॉलेज चाहिए तो मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं, या सिर्फ मैं स्टेट काउंसलिंग ही भरूं? आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जरूर रजिस्ट्रेशन करिए क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले हो रही है। आप देखिए उसमें क्या आपके पास ऑप्शन हैं। उसके बाद में आप चाहें तो जैसे ही आपका छत्तीसगढ़ में अलॉटमेंट आता है आप ऑल इंडिया से जाकर के रिजाइन कर दीजिए। लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेल करनी चाहिए। हमको भी पता है कि किसी की 40,000 रैंक है लेकिन उसको कोई कॉलेज ऑल इंडिया से नहीं मिलेगा। इवन दो आप उसको भरिए, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद में देखा जाएगा। अजीज काका पूछते हैं, किस स्टेट रैंक तक एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं? स्टेट रैंक अभी तक जो आई हैं दे आर फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब दे आर नॉट एक्चुअल। फैक्चुअल जो चीज है वो चीज निकल करके आती है। आपने जो पर्टिकुलर जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब आपने स्टेट डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट के रूप में अपने आप को एमपी का बताया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास उस पर्टिकुलर समय पे उन्होंने यूपी डाल दिया। अब यूपी डाल दिया तो उनका तो उस लिस्ट में पब्लिश हो रहा है, कोई भी चीज एमपी के अंदर नहीं पब्लिश हो रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे कि चूंकि वो बच्चा एमपी का है और उसके पास वहां का डोमिसाइल है तो वो रजिस्ट्रेशन करेगा एमपी का। जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसकी रैंक हो सकता है आपसे ऊपर आ जाए। आपकी जो अभी रैंक दिख रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो फैक्चुअल है, वो एक्चुअल है ही नहीं। एक्चुअल रैंक आपकी जनरेट होगी जब स्टेट डीएमई अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करेगा, उसके बाद में आपकी रैंक आपको सामने दिखेगी। सर शुभम गहलोत्रा पूछते हैं, सर आई एम फ्रॉम पंजाब, 522 मार्क्स है, कैन आई गेट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इन जनरल कैटेगरी? पंजाब ने अपनी स्टेट की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। आप देखिए उसमें आपका किस रैंक पे आ रहा है। अगर ये रैंक आपकी जो आपने बताई है वाकई में यही है, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूं कि पंजाब की स्टेट रैंक अभी तक एक्चुअल वाली नहीं आई है। ये आपने जितने भी डोमिसाइल स्टेट पंजाब डाला हुआ है उसके हिसाब से उन्होंने जनरेट करके बना दिए। अब सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो हो रहा है उसके बाद में हो सकता है कोई पंजाब वाला बच्चा आपसे आगे आ जाए और आपकी रैंक हो सकता है 15-20 ऊपर भी चले जाए, नीचे भी चले जाए, क्योंकि आगे वाले जो बच्चे हैं हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करे। आपसे आगे के हो सकता है 40 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और उस तरह से आगे जाकर के आपको हो सकता है कि आगे भी रैंक आ सकती है, पीछे भी रैंक आ सकती है। सर दिव्यांश जैन पूछते हैं कि कब तक राजस्थान स्टेट रैंक डिक्लेयर हो जाएंगी? राजस्थान की रैंक डिक्लेयर तब होगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही पूरा हो जाता है आपकी स्टेट रैंक अपने आप जनरेट हो जाएगी। साक्षी अग्रवाल पूछती है, सर अगर AIQ फर्स्ट काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है पर स्टेट से बेटर कॉलेज मिल रहा है तो क्या कैन आई लीव द AIQ सीट? फर्स्ट काउंसलिंग में आप बिल्कुल उस चीज को जाकर के छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन वहीं पर ही जमा है। आपकी जैसे ही स्टेट की काउंसलिंग आ रही है आपके पास उस पर्टिकुलर समय पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि मैक्सिमम काउंसलिंग स्टेट की जो है वो ऑनलाइन मोड में है। जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है आप पहले वाले जो ऑल इंडिया कोटे से जो सीट मिली हुई थी उसको जाकर के छोड़िए, रेजिग्नेशन दीजिए। वहां से रेजिग्नेशन की लिस्ट स्लिप मिलती है आपको,
उसको लेकर के अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, अपने डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। निधि जैन पूछती है, सर मेरा स्कूल कोटा में है लेकिन मैं छत्तीसगढ़ डोमिसाइल से हूँ, क्या मुझे सीजी का कॉलेज मिल सकता है? छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल मोड पे है। आज भी स्टेट गवर्नमेंट की जो डोमिसाइल नीतियां हैं वो समय समय पे चेंज होती हैं। आज की डेट में छत्तीसगढ़ का किसी भी बच्चे के पास अगर डोमिसाइल है, भले ही उसने स्कूलिंग कहीं से भी करके आया हो, उसको वो सीट मिलेगी अगर उसकी रैंक पे वो सीट अवेलेबल हो रही है तो। कृष्णम कुमावत पूछते हैं, सर आई हैव पास 10th and 12th फ्रॉम गुजरात बट डोमिसाइल इज फ्रॉम एमपी, कैन आई अप्लाई फॉर बोथ? हाँ, आज की डेट में आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात की जो एलिजिबिलिटी है वो 11th-12th की बेसिस पे है। आप भले ही वहाँ के डोमिसाइल हैं या नहीं है, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको स्टेट की मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। एमपी में आपकी आज की डेट में डोमिसाइल मोड पे एलिजिबिलिटी है, वहां पर आपने 10th-12th नहीं भी की है, तो दोनों जगह के लिए आज की डेट में आप एलिजिबल हैं। अगर कोई स्टेट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करता है तो वो समय के साथ में इंटीमेट किया जाता है और उसी हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी या नॉन एलिजिबिलिटी तय होती है। प्रदीप बाडीजा पूछते हैं, सर जी एमपी स्टेट रैंक मेरी 1344 है, एनी चांस फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस? 1344 अगर आपकी यूआर रैंक है और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना आपकी नेग्लिजिबल है। हाँ, प्राइवेट में आपके लिए जरूर कोई न कोई विकल्प खुल सकता है। विकास पांडे जानना चाहते हैं, सर आईसीएआर के बारे में कुछ बताइए। आईसीआर का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट दोनों चीजें प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब आपकी काउंसलिंग थोड़े ही दिनों में आयोजित की जाएगी, उसके अंदर आप जाकर के अपनी चॉइसेस को भरिएगा। उसके अंदर में मैं बता दूं 3-4 जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, गोविंद वल्लभ पंत पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, जबलपुर, उधर नीचे की तरफ चाहें आप नवसारी गुजरात, सरदार कृषि नगर, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी हैं इसमें जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी लिस्ट उन्होंने वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है, जिस भी जगह पे आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो ब्रांचेस आती हैं दे आर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फॉरेस्ट्री। किसी भी ब्रांच में आप जाकर के 4 ईयर डिग्री के जो बीएससी हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। साक्षी रानी पूछती है, सर 19,000 ओबीसी कैटेगरी रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? इफ नहीं देन एनी प्राइवेट कॉलेज किसी स्टेट की बताएं जो मिल सकती है जिसकी फीस 5 लाख तक पर एनम हो। मैं बिहार से हूँ, मुझे प्लीज बताएं। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। 5 लाख रुपए के प्राइवेट कॉलेज आज की डेट में इस पर्टिकुलर रैंक पे तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरा, आप कभी भी अपने ओबीसी रैंक को कोट न करें। आपका जो अलॉटमेंट होता है वो आपका एआईआर रैंक या नीट रैंक से होता है। पर्टिकुलर कैटेगरी से कोई कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होता है और ना उससे कोई प्रिडिक्शन करने में आसानी होती है। ठीक है। दूसरी बात, इस रैंक के ऊपर अगर आपकी रैंक जो आ रही होगी, अगर 19,000 रैंक है तो मेरे ख्याल से 40 से 50,000 के पार जा रही होगी। 40 से 50,000 पे आप आज की डेट में केईए के लिए जो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है उसको कर दीजिएगा। हो सकता है आपको वहां पर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। सर एमसीसी की साइट पर प्राइवेट कॉलेज के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? एमसीसी की साइट पे 3 तारीख से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप जाइए, उस पर अपना रोल नंबर डालिए, अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना नाम डालिए, अपनी मदर्स नेम डालिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, अपना फोन नंबर डालिए और उसके बाद में उसको सबमिट करके आगे बढ़िए। जैसे ही आप करते हैं उसके बाद में आपसे आपका एड्रेस पूछता है। एड्रेस के बाद में एक यूनिक पासवर्ड आप बनाते हैं और उसके बाद में जो मोबाइल पे आपके ओटीपी आया उसको सबमिट करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में आप वापस जाइए कैंडिडेट लॉगिन पे, उसके बाद में अपना रोल नंबर डालिए, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालिए। लेफ्ट हैंड साइड के डैशबोर्ड पे आपको चॉइस फिलिंग आती है। चॉइस फिलिंग के साथ में आप भरना शुरू कर दीजिए। बाकी ये काम आपको थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि परसों इस चीज की लास्ट डेट है। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। सर स्टूडेंट पूछते हैं, सर कैन अ स्टूडेंट हैव डोमिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स रेजिडेंस? यस, पेरेंट्स के रेजिडेंस की बेसिस पे आपके पास बिहार के अंदर होता है डोमिसाइल, झारखंड के अंदर होता है,
साइमल्टेनियस यूपी के अंदर होता है, उत्तरांचल के अंदर होता है, आपका छत्तीसगढ़ में होता है, एमपी के अंदर होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। ये सारे हैं ऐसे स्टेट जहां पर पेरेंट्स के बेसिस पे डोमिसाइल बनता है। So what is the difference between management quota and government quota? गवर्नमेंट कोटा सीट्स आर कंप्लीटली 3 सीट्स जिसकी फीस एक नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। मैनेजमेंट कोटा की फीस एक्सपोनेंशियली हाई होती है। सर अदर करियर्स के बारे करियर ऑप्शंस के बारे अदर में कैरियर के ऑप्शन के बारे में मैक्सिमम जगह पे एग्जामिनेशन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देयर इज ए कैरियर इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेस, उसके बाद में अलाइड साइंसेस में आपके हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में आपके फिशरी साइंस, ये सब चीजें आती हैं निकल करके। मेडिकल साइंसेस में आपके पास अलाइड मेडिकल साइंसेस के अंतर्गत जो चीज आती है, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, नेचुरोपैथी, यूनानी, उसके बाद में आपकी वेटनरी साइंसेस, डेंटल साइंसेस, आपके बाद में उसके बाद में डायटिक्स, स्पीच लर्निंग थेरेपी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, काफी सारे कोर्सेज हैं जो अलग अलग रूप में इस कैरियर में आते हैं। आप किसी भी जगह पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे इनकी एडमिशन की प्रोसेस पैरेलली चल रही है। अगर आपकी रैंक काफी ज्यादा पीछे है तो आपको इन चीजों के बारे में भी एक बार को सोचना शुरू कर देना चाहिए। सर एक पेरेंट है अंजना काबरा, पूछती है सर माय डॉटर इज एलएन स्टूडेंट, हर मार्क्स इज 506 जनरल, राजस्थान गवर्नमेंट में बीडीएस मिल सकता है क्या? इस पर्टिकुलर मार्क्स पे अगर पहले वाले सालों का अनुभव हम अगर देखें तो गवर्नमेंट बीडीएस या गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने की चांसेस आपके थोड़े से कम है। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑप्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट के चांसेस थोड़े से नेग्लिजिबल हैं इस पर्टिकुलर मार्क्स में। नीलेश कुमार साहू पूछते हैं सर अगर फर्स्ट राउंड एआईक्यू काउंसलिंग में एक कॉलेज में एडमिशन कर लिया है और सेकंड राउंड के लिए ऑप्ट कर लिया, फिर अगर स्टेट में अच्छा कॉलेज मिलता है तो क्या करूं? मेरे मार्क्स है 618, रैंक है 1283, उड़ीसा से हूँ। 618 मार्क्स पे आपको ये चीज तो पता है कि आपको आपके स्टेट का एससीबी मेडिकल कॉलेज कटअप 100% मिल रहा है। इस टाइम पे आपको ऑल इंडिया से भी ये कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। तो आप जो भी चॉइसेस डालें उसके अंदर पहले वो कॉलेज डालिएगा जो आपको इजीली अवेलेबल पिछले साल की बेसिस पर मिल रहे थे। आप अपनी रैंक देखिए, मार्क्स मत देखिए। मार्क्स का कोई रोल नहीं है किसी भी सीट या कॉलेज के एलोकेशन का। ठीक है, अब आपने 618 अपने जो मार्क्स बताए हैं उसके ऊपर आपकी जो रैंक आ रही होगी मेरे ख्याल से 1200 के करीब आ रही होगी। 1200 रैंक के ऊपर पिछले साल के 800 रैंक तक के जो कॉलेजेस हैं वो सब सेकंड काउंसलिंग तक आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। 1200 रैंक पे आपको पुणे का कॉलेज मिल सकता है, 1200 रैंक पे आपको बैंगलोर का कॉलेज मिल सकता है, 1200 रैंक पे आकर के आपको मुंबई के जो 3rd 4th नंबर के कॉलेजेस हैं वो मिल सकते हैं। ये जरूर है कटक आपको 100% मिल रहा है। सर स्टूडेंट्स पेरेंट्स के एक साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉरेन में एमबीबीएस करने के रिगार्डिंग, एक बार दोबारा इस पे बात बताएं। फॉरेन के एमबीबीएस का मैं फिर बता दूं, आजकल चूंकि इंडिया के अंदर जो कॉलेजेस की फीस है वो एक्सपेंशियली काफी ज्यादा हाई है, तो लोग बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। बाहर की तरफ जो जिन देशों में पर्टिकुलरली मूवमेंट कर रहे हैं वो है नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, चाइना, रशिया और रशिया के सब कंट्रीज, उसके अलावा फिलीपींस की तरफ भी जा रहे हैं लोग, और यूरोपियन कंट्रीज जैसे रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया जो है वहां पर भी जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सब जगह पे चूंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हाई है, फीस कम है। फीस चूंकि कम है तो सबकी तरफ सब जो लोग हैं वो उसी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि जैसे ही आप एमबीबीएस वहां से कंप्लीट करके आते हैं, कई जगह पे एमबीबीएस नाम की कोई डिग्री नहीं होती है, वो लोग डायरेक्ट आपको एमडी देते हैं 7 इयर्स की जो होती है। तो जहां पर भी एमबीबीएस है वहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, जहां पर सीधे एमडी है वहां पर आप एमडी कर सकते हैं। फीस का स्ट्रक्चर सब जगह पे अलग अलग है। कोई भी कॉलेज अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट पे जाकर के उसके बारे में पूरी तरह से जरूर देखिए कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड भी है या नहीं है। कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी WHO के द्वारा परमिटेड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साइमल्टेनियसली MCI की साइट पे जाकर के भी आपको उस चीज को देखना चाहिए
कि वो कॉलेज की जो डिग्री है या उसकी वैधता है वो भारत के अंदर लागू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसका रेफरेंस नंबर जरूर देखिएगा। हर किसी कॉलेज को उस पर्टिकुलर चीज को डालना जरूरी होता है। अब आ जाते हैं उसके बाद में, जैसे आप इन डिग्रियों को कंप्लीट करके इंडिया में आते हैं, देयर इज MCI स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन MCI साल में 2 से 3 बार कंडक्ट करती है। इस एग्जामिनेशन में आपको पास होना जरूरी है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो उस पर्टिकुलर डिग्री की आज की डेट में प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। सर मैं एलन का स्टूडेंट हूँ, मेरी AIQR 4775 है। कौन सा कॉलेज मेरे लिए बढ़िया होगा? मैंने जनरल कैटेगरी से हूँ और झारखंड से हूँ। 4775 पे आपको मेरे ख्याल से रांची को छोड़ करके झारखंड स्टेट से दोनों कॉलेजेस मिल जाएंगे। ऑल इंडिया से भी आप चॉइसेस भरिएगा। ऑल इंडिया से 4775 पे जो कॉलेजेस आपको पिछले साल 3500 रैंक तक मिल रहे थे वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको वेट सेकंड राउंड की काउंसलिंग तक करना पड़ेगा। तो अभी आपको चूंकि दोनों ही जगह से कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप पहली काउंसलिंग में ऑल इंडिया में लिमिटेड चॉइस डालिए। उसके बाद में झारखंड के स्टेट कॉलेज से जाकर के अपनी पर्टिकुलर कोई सीट को उठा लीजिए। उसके बाद में सेकंड राउंड में फिर आप वो कॉलेजेस डालिए जहां पर आप झारखंड की सीट को छोड़ करके जा सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, आप दोनों राउंड की काउंसलिंग में मल्टीपल रूप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सर जाते जाते एक बार दोबारा बता दीजिए किन किन स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए और किन के कब शुरू होने वाले हैं? हाँ, मैं वापस एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑल इंडिया की काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है और 3 तारीख से 11 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है। उसकी साइट है www.mcc.nic.in। इसके अंदर गवर्नमेंट के मेडिकल के 181 मेडिकल कॉलेजेस, BDS के 37 डेंटल कॉलेजेस, 3705 सीट्स के लिए, मेडिकल की BDS की 328 सीटों के लिए काउंसलिंग जो आयोजित की जा रही है 15% ऑल इंडिया कोटा, AFMC के 100% सीट्स, ESI की 85% सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 85%/100% सीट्स के लिए। काउंसलिंग प्रोसेस जो आपका स्टार्ट हो चुका है वो स्टेट से आसाम, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली IP और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रलाइज काउंसलिंग, पंजाब काउंसलिंग, यूपी काउंसलिंग, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गुजरात अभी तक शुरू नहीं हुआ है, राजस्थान अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मणिपुर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मेघालय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हरियाणा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, हिमाचल के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, मध्य प्रदेश ऑलरेडी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ का अभी तक कुछ नहीं आया है, वेस्ट बंगाल का आज से स्टार्ट हो चुका है, उड़ीसा का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम फिर बता दें, आपकी रैंक कोई भी हो, आप अपने स्टेट की DME साइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। जैसे जैसे जिस भी स्टेट की DME का नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर आप LN के स्टूडेंट हैं तो हम आपको उसका एक SMS के रूप में अलर्ट भेज रहे हैं। कोई भी LN के द्वारा आपको SMS अलर्ट आ रहा है उसको बहुत गंभीरता से लें। और फिर मैं बोलता हूं, अगर आपको मिल रहा है तो आप अपने 2 या 3 दोस्तों को उसको फॉरवर्ड जरूर करिए। हो सकता है कि उसको नहीं मिले। इस तरह से चेन बनेगी और सभी लोगों को आराम से पता पड़ जाएगा अगर कोई भी चीज उस चीज के बारे में निकल करके आ रही है। तो आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया, फिर भी आपको कोई क्यूरीज हो तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाकर के उसको दे दीजिएगा। हम आपके आंसर्स पूरे देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।